वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सतनाम। वह सब मानवता चैनल देख रहे, सुन रहे सभी दर्शकों को जगदीश सतनामी का नमस्कार। वह सब मानवता चैनल आप सबके लिए है, आप सबकी आवाज है। इसे देखें, सुने, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से हमें मनोबल मिलता है और हम नई नई सोच को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज हम उस महामानव की विचारधारा को लेकर डिबेट में शामिल हुए हैं, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है दुनिया में। उस शख्स का नाम है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, महामानव, जिन्होंने 3 मूल मंत्र दिए थे भारत के लोगों को, अपितु दुनिया के लोगों को। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये उनका मूल नारा था। लेकिन उनके इतने वर्षों के बाद दिए हुए संदेश को लेकर आज हम किस पायदान में खड़े हुए हैं, इसी को लेकर हम आज की चर्चा को लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनका मैं परिचय करा दूं। ब्रिजेश सिंह साहब, उत्तर प्रदेश आगरा से, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजेश सिंह साहब हमारे चैनल में। उसके बाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जसबीर भाटिया साहब, अमेरिका से, और काफी हमारे इस चैनल में अपने विचार व्याख्यान देते रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कृपाल सिंह जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृपाल सिंह साहब हमारे चैनल में। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए, तो वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आर्यन करके हमारी बहना है वो, और शायद वो जुड़ सकती है हमारे साथ, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आज के इस मुख्य मुद्दे को लेकर चर्चा करने से पहले, जो उन्होंने जो नारा दिया था अपने जीवन काल में, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये 3 जो मुख्य उनकी प्रेरक जो बातें थी, वो बहुत ही प्रेरणादायी है हमारे यूथ जनरेशन के लिए, भारतवासियों के लिए, बहुसंख्यक समाज के लिए। मैं ब्रिजेश सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि उनको काफी अनुभव है इस संदर्भ में बाबा साहब के संविधान के बारे में। तो जिस दिन से बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो नारा मूल मंत्र दिया था, जिसे हम मूल कहते हैं, तो इस मूल शब्द के बारे में उन्होंने जो उद्बोधन किया, लोगों को मैसेज दिया, क्या हम किस पायदान पे खड़े हैं आज के इतने वर्षों बीतने के बाद, और हमें आगे क्या करना चाहिए। ब्रिजेश सिंह साहब अपने विचार रखें। ये जो मूल मंत्र है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, इस पर अपने पहले विचार रखें ब्रिजेश सिंह साहब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। हम शुक्रगुजार हैं, आपने ये अवसर दिया अपनी बात कहने का। बाबा साहब अम्बेडकर मानव अधिकारों के बहुत बड़े पुरोधा थे, और भारतवर्ष में उन्होंने दबे कुचले लोगों के लिए जो संघर्ष किया और विश्व स्तर पर अपना शिक्षा के क्षेत्र में, मानव अधिकारों के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया, वो स्मरणीय है और हम लोगों को प्रेरणा देता है। बाबा साहब ने जिस युग में वो पैदा हुए, और जिस वर्ग में पैदा हुए, आप जानते हैं उनको अछूत कहते हैं, उनकी छाया से भी लोग बचते थे। उनके पिता फौज में थे, रेजिमेंट में। अंग्रेजों ने रेजिमेंट बनाई थी, महार रेजिमेंट, इसलिए उनको बुनियादी पढ़ाई लिखाई का मौका, अवसर मिला पहली बार इतिहास में। अदरवाइज वरना आप ये देखिए कि अंग्रेजी राज भी 1757 में स्थापित हुआ था, और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1907 में हाई स्कूल पास किया। उनके पिताजी फौज में सूबेदार होते हुए भी अंग्रेजों ने उनके अवसर खोल दिए थे शिक्षा के करीब 100 साल पहले। लेकिन फिर भी वो पहले हाई स्कूल थे अपनी पूरी कम्युनिटी में 1907 में जी। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, करोड़ों करोड़ लोग इस तरह लोग शिक्षा से वंचित रहे तो रहे। एक ऐसा व्यक्ति जिनके के पिता को एक फौज में नौकरी मिल गई, तब भी वहां पर स्थिति ये थी अंग्रेजी जमाने में। इसका कारण ये था कि इस देश के किसान और मजदूरों को
धर्म के नाम पर शिक्षा से हजारों साल से वंचित किया गया और शिक्षा से वंचित होने के कारण वो अपने स्वाभिमान को भी भूल गए, अपने इतिहास को भी भूल गए, अपने उन कारणों को भी भूल गए जिनके कारण उनका ये सर्वनाश हुआ, वो इस स्थिति पे पहुंचे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये महसूस किया कि अगर शिक्षा नहीं होगी तो लोगों के अंदर चेतना नहीं आएगी। हम अनुभव से अपने से देखते हैं, विदेशों में, यूरोपियन देशों में हर जिले में एक लाइब्रेरी होती है, बड़ी ऐसी लाइब्रेरी जो हमारे यहाँ अभी यूनिवर्सिटीज में उपलब्ध नहीं होगी आपको। शिक्षा पर इतना बड़ा जोर देते हैं, शिक्षा के लिए किसी को वंचित नहीं करते। तो वो राष्ट्र जो दुनिया में सबसे आगे बढ़े हैं वो राष्ट्र हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिनको पूरे के पूरे अवसर दिए गए। अंग्रेज लोगों ने जब यहाँ आए थे तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में सवाल उठा था 1812 में, जब कंपनी का चार्टर नया दिया जा रहा था कि भाई अब पहले आप बिजनेस करने के लिए गए थे, अब आप राज कर रहे हो तो आपको यहाँ के लोगों की पढ़ाई लिखाई को देखना पड़ेगा। तो पहली बार 1812 में कंपनी ने 3 लाख या कुछ रुपया लोगों की पढ़ाई लिखाई के लिए दिया और सिद्धांत ये माना कि सब लोगों को इस देश में पढ़ने लिखने का अधिकार है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, किसी को भी पढ़ाई लिखाई से वंचित नहीं किया जा सकता। और खास बात यह भी है, बाबा साहब अम्बेडकर से के जन्म से 30 साल पहले आईपीसी जब लागू हुआ, जो मैकॉले ने लिखा है, उसमें मनुस्मृति को खारिज करते हुए सबको एक बराबर मानव अधिकारों के स्तर पर कानून के सामने सबको बराबर माना गया। तो एक ये बड़ा ऐसा युग था जिसमें बाबा साहब महात्मा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे लोगों को अवसर मिला। और आज हम जिसे जानते हैं फूले अम्बेडकर मूवमेंट, तो महात्मा फूले ने शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो राजनीति के साथ साथ शिक्षा को अपने आप को समर्पित किया। उनके सिद्धार्थ कॉलेज, औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज, जो इतनी शिक्षा संस्थाएं उन्होंने बनाई, ये मान करके बनाई कि भाई जो लोगों को अगर जागृति तभी आ सकती है जब शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि वो मानव अधिकारों के रक्षक थे, वो ये जानते थे कि एक शिक्षा वो होती है जो पढ़ाई लिखाई पेट भरने के लिए होती है, रोजी रोटी का जरिया होती है, और एक शिक्षा वो होती है जो दिमाग को मुक्त करती है। बाबा साहब का दोनों शिक्षाओं पर जोर था, लेकिन पेट की शिक्षा से ज्यादा जोर उनका दिमागी मुक्ति पर था। आप जानते हैं कुदरत ने पेट को काफी नीचे लगाया है, दिमाग को सर्वोपरि सबसे ऊपर लगाया है। तो अगर किसी कौम को अगर दिमागी रूप से मुक्ति नहीं होती तो सिर्फ पेट भरने से उसकी दिमागी गुलामी दूर हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला, एक लड़की की नौकरी लगी, वो बहुत गरीब वर्ग से थी, जिन्हें आप सामान्यतः अछूत माना जाता है। बैंक में नौकरी लग गई तो उसने सुंदरकांड का पाठ करा रही थी, उसी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में, जिसमें लिखा हुआ है कि ढोर गमार शूद्र पशु नारी, इनको कायदे से इनको ठोक पीटते रहो इन्हें, तभी ये ठीक रहते हैं। तो वो लड़की, उसको रोजी रोटी का इंतजाम हो गया, लेकिन दिमागी, इससे पता चलता है कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपकी रोजी रोटी का इंतजाम हो गया तो दिमागी रूप से भी मुक्त हो आप। अगर आदमी को पढ़ाई लिखाई होने के बाद अपनी गुलामी की जंजीरों को काटने की क्षमता पैदा नहीं होती, या उसके अंदर उसके गुलामी के क्या कारण है इसको सोचने की भी क्षमता पैदा नहीं होती, तो ऐसी शिक्षा को धिक्कार होना चाहिए। पेट तो सभी भर लेते हैं, जानवर भी भर लेते हैं, आप सम्मान के साथ व्यक्ति जिए। तो जब उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, तो ये उनका मकसद था कि दिमागी गुलामी से मुक्ति हो। दूसरा, वो ये जानते थे कि इतना ये भयानक तरीके से देश में, पूरे में 90% देश की जनता किसान मजदूरों की है, जिनको पढ़ने लिखने से वंचित किया गया। तो अगर इनको पढ़ाई लिखाई पे जोर दिया जाएगा तो सबसे पहले सत्ता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने सर्वनाश किया उनका क्या दिलचस्पी है कि आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो तो कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल में सामाजिक न्याय की बात कही गई है, भागीदारी की बात कही गई है, लेकिन आप देखते हैं 70 साल में कितना लोगों को भागीदारी मिली है। तो इसलिए शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सिर्फ
रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए समर्थ होना, अपनी गुलामी की जंजीरों के काटने के लिए समर्थ होना और संगठन के महत्व को समझना। संगठन के शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और ये भी उन्होंने बताया कि अगर आप संघर्ष नहीं करते तो कोई आपको प्लेट में रख करके आपके अधिकारों को देने वाला नहीं है। इसको शायर लुधियानवी ने बड़ी अच्छी तरह से कहा है कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। और अपना हक संगे दिल जमाने में छीन पाओ तो कोई बात बने, सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सिर उठाओ तो कोई बात मरे। तो ये जो मूवमेंट बाबा साहब ने जो मंत्र दिया, उनका जो पूरा आंदोलन है वो आत्मसम्मान का आंदोलन बोला जाता है, सिर्फ रोजी रोटी का आंदोलन नहीं है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, चाहे वो पेरियार हो, महात्मा फूले हो, अंबेडकर हो। और जब तक आत्मसम्मान जागृत नहीं होता तो किसी को भी अगर भीख मांगने का कटोरा थमा दीजिए, ऐसी कौमों को जो भीख मांगना सीख जाती हैं कभी उनके बंधन नहीं कट सकते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। शिक्षा का मतलब हमारी दिमागी, हमारी समाज की गुलामी की जंजीरें कटें, सम्मान के साथ सिर उठा के लोग जिएं और उनको रोजी रोटी का भी प्रबंध हो, नौजवानों को रोजगार का प्रबंध हो, ये जरूरी है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र सिंह साहब, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं जसबीर भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, जिस दिन से बाबा साहब के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी या उनके इतिहास को आपने पढ़ा होगा, तो हम भारत के लोग आज भी एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, और जब आदमी शिक्षित हो जाता है तब उसके दिमाग में, जैसा कि अभी ब्रिजेंद्र सिंह साहब ने कहा, कि शिक्षा एवं मूल मंत्र है और वो शेरनी का दूध है, जो उस दूध को पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस संदर्भ में हम आपके विचार जानना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा के बल पर ही आज भारत में आप पैदा हुए और अमेरिका जैसे देशों में आज इतने बड़े पदों में रहकर आप अपने बाल बच्चों को एक विकासशील देश में वहां विकसित किए और आज दुनिया को एक प्रेरणा देने की क्षमता रख रहे हैं। और आपका बार बार ये फोकस भी रहता है कि बच्चों को एजुकेटेड किया जाए। तो इस संदर्भ में हम आपके विचार जानना चाहते हैं। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और वॉइस ऑफ मानवता टीवी का बहुत धन्यवाद जो हमें ये मौका दे रहे हैं आप। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में जैसे आपने कहा, मैं कई बार कह चुका हूं किसी डिफरेंट आपके जो प्लेटफॉर्म है या जिस मुद्दे पे आप बात करते हैं कि एजुकेशन ही इंसान को जागृत कर सकती है। जैसे मैं कहता हूं कि खाली स्कूली शिक्षा, अक्षर ज्ञान से रोजी रोटी के लिए नहीं, उसमें हमारे मॉरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है उससे इंसान का जो मयार बढ़ता है, उसका जो ओवरऑल कैरेक्टर बढ़ता है। तो जो रवि सिंह साहब ने बातें की, सब बातें ठीक है, सब बातों से हम सहमत हैं, इसमें कोई दूसरा विचार हो ही नहीं सकता। अब मैं तो कहूंगा तो थोड़ा बहुत सिख पर्सपेक्टिव से कहूंगा, उस दृष्टिकोण से कहूंगा, क्योंकि ये उदाहरण हम आपके सामने है। पहली बात, गुरु नानक से लेकर ही शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया। दूसरे, गुरु साहिबान ने गुरुमुखी भाषा को उन्नत किया और गुरु ग्रंथ साहब को गुरुमुखी भाषा में लिखा, गुरुमुखी लिपि में लिखा। उन्होंने क्यों लिखा? आफ्टर ऑल उस वक्त उर्दू ये जबान भी थी जो पर्शियन में लिखा करते थे, मुसलमानों का राज था, हिंदी भी थी। लेकिन क्यों किया? क्योंकि उनको मालूम था और ये प्रचलित था, जय सिंह साहब ने कहा, कि हिंदी पढ़ने के लिए आपको शास्त्रियों के साथ, उनके अध्यापकों के साथ ब्राह्मणों के पास जाना पड़ेगा और वो शिक्षा देने को तैयार नहीं। इसलिए गुरु साहब ने गुरुमुखी भाषा को
जन्म दिया लिपि में, ताकि सब लोग पढ़ सके, ताकि शिक्षा पैदा कर सके। और जो गुरु नानक से लेके गुरु साहबान ने जो गुरुवाणी लिखी है उनको पढ़ सके। जब शिक्षित नहीं होंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो ये एक बड़ा बड़ा कारण था उनका कि उन्होंने ये जो लिपि है गुरुमुखी ये डेवलप की। उसका सबसे बड़ा, मैं फिर दोबारा रिपीट करूं, दोहराऊं, और सबसे बड़ा उनका जो तात्पर्य था वो यही था कि उनके अनुयायियों को, उनके मानने वालों को शिक्षित किया जाए। और गुरबाणी का जो कंटेंट है, जो उसमें लिखा है, उसमें मानवता की उन्नति के लिए, हमारी मानसिकता की उन्नति के लिए पूरा जोर है। गुरु गोविंद सिंह तक यही सिलसिला चलता रहा। सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, लेकिन मन की आजादी का भी उसमें संदेश है। गुरु नानक ने ही कहा है कि तुम कैसे लोग हो, तुम्हें अपनी सभ्यता का पता नहीं, तुम तुर्की भाषा, तुर्की लोगों की नकल कर रहे हो अपने जीवन में। यानी कि इसका क्या मतलब है? यानी कि आप खुद मुख्तियार हो, खुद आजाद बनो। या उस दिन मैंने कहा था, जो हम कहते हैं कि राज करेगा खालसा, आकी रहे न को, आकी का भी यही मतलब है, आकी ना होने का। आकी वो है जो दिमाग से किसी का गुलाम है, किसी का नौकर है। तो ये बात आप सबके सामने ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि सिख समाज में शिक्षा को 500 बरस से पहले ही इसके ऊपर जोर दिया गया। और उसके बाद जितने गुरु थे वो सब शिक्षित थे, तभी लिख सकते थे। ऐसी गुरबाणी, ऐसी पोइट्री लिखना कोई आसान काम तो नहीं है ना। तो उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह आए। महाराजा रंजीत सिंह ने शिक्षा के ऊपर इतना ध्यान दिया था कि उनके समय में 46% के ऊपर सारा पंजाब शिक्षित हो गया था। उन्होंने एक कायदा बनाया था, एक प्राइमरी बुक कुछ पन्नों की, जिसमें कितनी भाषाओं, पंजाबी, हिंदी, पर्शियन के हिसाब से और भाषाओं के हिसाब से उन्हें सब भाषाओं को बराबरी दी। और हर ऑफिशियल जो उनका था उनके राज में, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो अपने लोगों को पढ़ाए। और जो पढ़ता था उसको खुद चिट्ठी लिखनी पड़ती थी महाराजा को खुद, कि ये देखो मैंने पढ़ा है। और वो ये भी था कि जो पढ़ लिख गया है वो भी आगे टीचर बन के दूसरों को पढ़ाए। अगर एक आदमी 5 को पढ़ाता है और 5 में हर एक 5 को पढ़ाएगा तो कुछ समय के बाद 25 लोग पढ़ जाएंगे। और 25 लोग जो हैं 5-5 के हर के पढ़ाएंगे, 125 लोग पढ़ जाएंगे। ऐसा सिस्टम उसने बनाया था ताकि शिक्षा के ऊपर जोर दिया था और लोग शिक्षित हो गए थे। और जैसे सिंह साहब ने कहा, पहले भी कहा था कि सबसे पहले जब अंग्रेज आए उन्होंने पंजाब की इस शिक्षा प्रणाली को समझा और उन्होंने लोगों से पैसे दे के खरीदे वो सारे कायदे, उनको जला दिया ताकि वो फिर अपना ब्रिटिश जो सिस्टम था उसको लागू करें। वो हैरान हो गए थे कि ये सिस्टम जो है, जिस तरह से ये पढ़ाया जा रहा है पंजाब के लोगों को, वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, हमारे विद्रोह करेंगे, हमारे साथ नहीं देंगे। उन्होंने उस शिक्षा को पहले खत्म किया, तभी फिर पंजाब में दोबारा से अशिक्षिता पैदा हुई। तो ये मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई बहुत बड़ा समाज नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है कॉलेज की बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए। हर एक इंसान दूसरे को शिक्षित कर सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कल भी कहा मैंने, हमारे नौजवान बच्चे जो हैं आपकी समाज में हैं, बड़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कुछ हद तक वो 5 पढ़ा है, 8 पढ़ा है, 10 पढ़ा है, उस हद तक दूसरों को पढ़ा सकता है। हर एक आदमी अगर ये कहे कि मैं 5 बच्चों को पढ़ाऊंगा अपने घर में, अपने गली गवार, अपने नेबरहुड से लेके, तो वो भी आगे इस तरह से एजुकेशन बढ़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यही तरीका होना चाहिए, स्कूल कॉलेज बने, और जब नहीं उसमें मौका मिल रहा है तो आपको दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, किसी ऊपर निर्भर ना हो। मैं सेल्फ डिपेंडेंस की हमेशा बात करता हूँ, आत्मनिर्भरता की बात करता हूँ। तो उसके साथ साथ जो हमारी मानसिक शिक्षा है वो भी दे सकते हैं आप भी। आपकी संस्कृति क्या है, आप कोई
छोटी जाति वाति में बिलीव मत करें, हम सब बराबर हैं, सब इंसान है। सबसे बड़ी बीमारी तो यही है कि हमारे लोगों में ये भर दिया गया है कि आप छोटी जाति के, उसको स्वीकार मत कीजिए। हम छोटी जाति नहीं है, उसको रिजेक्ट करिए। आरक्षण मिले ना मिले उसको रिजेक्ट करिए, इस ख्याल को रिजेक्ट करिए कि हम छोटी जाति है। यही सबसे बड़ी गुलामी है। तो इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। हम कुछ साथ दे सकें आपका, शिक्षा को बढ़ाने के लिए आपके क्षेत्रों में हम सुभागी होंगे। तो अभी इन्हीं विचारों के साथ सुनते हैं। बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं डॉक्टर मेघराज जी स्क्रीन पे आ गई हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। मेघराज जी अपने विचार रखें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह जी। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने इतना अच्छा टॉपिक छिड़ाया आज। उसमें जो है मैं अपनी तरफ से, हो सकता है शायद मेरा अंदाजा गलत हो सकता है ठीक हो, जैसे बोलते ना कि मानसिक गुलामी को, मतलब भाई मानसिक गुलामी से आजाद होना कैसे होना है। मतलब जैसे क्या कि शिक्षित बनो, शिक्षित का मतलब होता है मानसिक तौर से आजाद है। तो आजाद कैसे होंगे, जैसे कि मतलब किसी चीज का एक बीज होता है जो, मतलब जैसे अगर आम है तो आम जो फल दे रहा है उसकी कोई प्रक्रिया पहले उसका आम धरती के अंदर लगाया गया है, धरती के अंदर फिर पेड़ भर करके फिर फल दिया उसने। ऐसे ही एक मानसिक गुलामी को खत्म करने के लिए सच भी एक बीज होता है जिसको मन के अंदर बोया जाता है। तो जब मन के अंदर उसको मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे सच को, तो सच ने क्या करना है, उसमें फल जो लगेंगे उसके इंसानियत के लगेंगे, मानवता के लगेंगे, उस पर फिर जो सुकून है, सब्र संतोष है, ये ईमानदारी है, ये सब फल होते हैं उसके। तो जब ऐसे फल इंसान के अंदर, दिमाग के अंदर ऐसी चीजें होंगी तो वो ऑटोमेटिकली मानसिक तौर से आजाद हो जाएगा। और जब खुद आजाद होता है आदमी तो फिर दूसरे को भी आजाद करता है। तो कहीं ना कहीं को ये रहा होगा कि बाबा साहब ने जो कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, उस पर विचार तो करते हैं सभी लोग, यही छोड़ देते हैं इसको ला करके। अगर इस पर ये विचार की जाए कि वो तो धोखा दे गए, लेकिन क्या कमी रहेगी जिसमें, क्यों ऐसा हुआ। लेकिन अगर सच और ईमानदारी उनके अंदर ठूस कर भर देते हैं उनके अंदर है, तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ सच्चा और ईमानदार आदमी कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकता, और ना कभी किसी को मतलब किसी के चक्कर मार सकता है, ना उसको झूठा बोल सकता है, ना उसको कोई गुलाम बना सकता है। तो मेरा अपना ओपिनियन है। थैंक यू, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को आपने टच किया है। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास लौटना चाहूंगा। डॉक्टर कृपाल सिंह साहब अपने आप को इम्यूट करें। थैंक यू जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। थैंक यू, वाहिगुरु जी के फतेह। सर, हम आज की जो प्रमुख चर्चा है, जिसमें अभी मेघराज जी ने, ब्रिजेंद्र सिंह जी ने और जसबीर भाटिया जी ने कहा, तो उस बाबत जैसे बाबा साहब ने 3 चीजों को फोकस किया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये तीनों चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, और आज के परिवेश में हम इन तीनों बातों का कितना महत्वपूर्ण हम अपने जीवन में इस बात को प्रासंगिक मान सकते हैं, और हमारे यूथ जनरेशन कैसे आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर कृपाल सिंह जी। थैंक यू जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। मैं दोनों ने विचार सुने ने, बजेंद्र सिंह जी एंड भाटिया साहब एंड मेघराज सिंह जी, तीनों के विचार सुने ने, विच इज आई एग्री विद देम। देखो, जो शुरुआत है ना हमारे, वो है गुरु नानक से। जिन्हों के असूल हम सिंपल तौर पर कहते हैं, नाम जपो किरत करो वंश। वो जो असूल है, वो जो वंश छकना है ना, उसके 3 रूप, जिसको सेवा भी कह देते हैं। जी जी। एक तो है दिमागी सेवा, एक है फाइनेंशियल सेवा, और एक है फिजिकल सेवा। देखो, जो इंटेलेक्चुअल सेवा है ना, दिमागी सेवा, वो है आप सीखना और दूसरे को सिखाना। जैसे कि गुरमुखी भाटिया साहब ने गल की थी, असी गुरमुखी पढ़िए, तो गुरमुखी जो भी तुहाडी लोकल लैंग्वेज है वो पढ़ो, तो उसनों फिर आप पढ़ने तो बाद दूजे नूं सिखाओ। ये नहीं कि you have to look for other teachers and all kinds of people. This is how we do. किसी ने सानू गिफ्ट देती, दान देता,
ਉਹੀ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ। That's a message in that. And that's what ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੇਮ ਵੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਕੁਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। That's a vocational area ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਸਿਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸੇਵਾ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, not everyone, I have to go for a minute, please just wait. Yes. जी मेघराज जी, इस बाबत कुछ कहना चाहेंगे आप? जगदीश जी, दोबारा? मैं इसी बात को थोड़ा और डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब आ गए। हाँ जी, so ऐसे ही जो है ना फाइनेंशियल जरूरी नहीं कि you have to give lot, even if you give 1 penny, it's a matter of making a habit. Even if you give a 1 penny, that's better than not giving anything at all. If you cannot give it, that's fine too. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ the important thing is to create these habits, ਕਿ ਵੀ ਆਦਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚ ਆਦਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। So that's how the goodness spreads. Like in my particular case, ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੁੱਡ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੁੱਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ and then we used to have made chapatis. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਸ਼ੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਫ ਐਸ਼ੇਸ she used to do for ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। The other half she has spread on the floor and write me the alphabet on that, uda ada id sa ha ha, and used to tell me do with my finger now on that, uda ada id sa. This is how I learned my alphabet. And same way my mother taught me कि भाई किवें जमा मनफी numbers ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇ ਸਿਖਾਏ my man। and ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ I already knew ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਪੜ ਜਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੜਦਾ is only one person. That's why education ਦੇ ਜਿਹੜਾ emphasis ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ I helped my friends and my brothers and sisters. ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ when they came outside, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ, I helped them the same way to get on their feet, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਰੈਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਫ ਹੀ ਵੈਂਟ ਓਵਰ देयर ਕਿ ਬਈ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਟੂਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਜੋ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਯੂਨੀਕ ਸੀ ਤੇ ਦੇ ਵਰ ਮਾਡਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੈਬ ਸੀਗੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਬ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਭਾਵ
कि हमें को बड़े प्रोफेसरों की लोड़ नहीं है विद्या बनाने के लिए, हमें बड़े टीचर्स की लोड़ नहीं, ये तो बड़ा सौखा काम है, सिर्फ सोचने की जरूरत है और उसको प्रैक्टिकल रूप देने की जरूरत है। That's what it is when we say नाम जपो किरत करो वंड छको। जो नाम जपना है वो पैदा करता साडे विच आइडिया कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि साडा एक मां ते प्यो है ते सारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। So in other words, this is where the philosophy of Ambedkar comes from, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸੰਗਤ, they come from the same situation ਕਿ ਵੀ 1 2 11 united we stand, divided we fall। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, that's what Bhakt Ravidas ji did, that's what Bhakt Kabir ji did, that's what, ਪਰ we don't, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੈੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਸਿੱਖਣੇ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣੇ। Until we do that, we cannot progress। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, but we will not achieve any good। Thank you। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, आपने बहुत अच्छे से हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को विस्तार से इसके बारे में बताया। धन्यवाद आपका। मेघराज जी, कुछ अपने, जैसा कि अभी 3 मेहमानों की बातों को आपने बहुत गंभीरता से सुना और अपने विचार भी रखे, मैं दोबारा फिर आपके पास लौटना चाहूंगा कि कुछ और आप कहना चाह रहे हैं, कुछ और भी विचार ऐड करना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी की बात में ऐड करना चाह रहा हूँ। बात है जैसे बोले भी, इन्हें कहा भी अपने गुण को मतलब दूसरों को शेयर करना चाहिए, मतलब समझो, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं दुनिया के अंदर जो मतलब गुण को सीख करके अपनी प्रॉपर्टी मान लेते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, हम इससे हमारा ही है, हम क्यों दूसरे को दें। अगर यही बात है जिनसे मतलब उन्होंने सीखा था, मतलब जो गुण के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर हक जमा कर बैठ गए हैं, अगर अगर जिन्होंने उनसे सीखा था, किसी और से सीखा होगा, अगर वो भी ऐसे सोचते तो वो कैसे सीख पाते दूसरे गुण। तो इसका मतलब यह है कि वो जब किसी से उन्होंने सीखा तो उनका फर्ज बनता है कि वो भी दूसरों को सिखाएं, तो तभी ये मतलब बढ़ेगी। तो दूसरी बात जो है ना, जो अपना 3 जो स्लोगन है, ये इनके पीछे बहुत बड़ी फिलोसफी है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, जो भी है ये। तो इसके पीछे मतलब शिक्षित ही आदमी संघर्ष कर सकता है, और शिक्षित ही आदमी जब संघर्ष करेगा तो फिर संगठित में ही वही कर सकता है जो आदमी शिक्षित होगा। तो ये बहुत बड़ी फिलोसफी है, इसके पीछे इसको थोड़ा खुलासा करना पड़ेगा आने वाला वक्त में। बाकी डॉक्टर कृपाल सिंह ने अच्छी बात रखी है और भाटिया जी ने अच्छी बात रखी, इनका तीनों का स्पेशल धन्यवाद। जी जी, मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी जी। जैसा कि भाटिया साहब ने, कृपाल सिंह जी ने और मेघराज जी ने एक निचोड़ के रूप में बातें जो कही है, और कृपाल सिंह जी ने जो सबसे बड़ी बातें कह दी, जो गुरुओं की जो वाणी है कि किरत करो, नाम जपो और वंड छप के खाओ। तो ये जो मंत्र है, ये 3 मंत्र जो गुरुओं का है, ये भी मुझे बहुत प्रेरणादायी लगता है कि जब तक हम अपने जीवन में इस बात को भी स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मानवता को, समाज को हम आगे दिशा में नहीं ले जा सकते। तो जिस ढंग से बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए, वही 3 मंत्र करीब करीब गुरुओं की भी है, और ये मानवता को जोड़ने वाली प्रेरक प्रसंग है। तो आज का जो हमारा जो प्रमुख जो चर्चा जो चल रही है, जिसमें काफी विस्तार से बातें छन के आ रही है, और कहा भी जाता है कि जब भी किसी चीज को हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसमें एक नई चीज निकलती है। जब भी हम पानी पीते हैं तो उस पानी को पूरी तरीके से प्योरीफाई कर लेते हैं, तब हम उसको पीते हैं। वही हमारे जीवन के लिए एक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्र बनता है। उसी टाइप का ये जो लोगों की ज्ञान है, गुरुओं की ज्ञान है, जो वाणी है, वो युगों युगों तक हमें प्रेरणा देती आई है और देती रहेंगी।
तो जिस ढंग से डॉक्टर साहब ने जो बहुत बड़ी बातें हमारे देखने सुनने वालों को जो कह दी है कि नाम जो वो कृत करो और वर्ण छपो, ये भाषा में लोगों को समझ में नहीं आती होगी, लेकिन इसको हिंदी में आप डिस्कशन करके हमारे लोगों को बताएं और सभी के जो विचारों को थोड़ा सा आप सारांश के रूप में, निचोड़ के रूप में अपनी बात को रखें। विजय सिंह जी। जी देखिए, जो नाम है शब्द है, कबीर ने भी कहा है कि शब्द है मारा गिर पड़ा, शब्द है छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनको सरगो काज। एक विवेक शब्द भी आया है इसमें, ज्ञान और विवेक है, ये मुक्त करता है बिना। और ये जो आंदोलन है, ये जो शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये फूले अंबेडकर पेरियार आंदोलन का बहुत बड़ा नारा है। ये एक लोगों को प्रेरणा दी है, उन्होंने एक मार्गदर्शन किया है। और वो जो आंदोलन है वो स्त्रियों की शिक्षा से शुरू हुआ है। महात्मा फुले ने लड़कियों की शिक्षा पे जोर दिया है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा कि किसी भी समाज की प्रगति का पैमाना उसकी लड़कियों की शिक्षा हुआ करती है, महिलाओं की शिक्षा हुआ करती है। हमारे समाज में आप जानते हैं, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने देखा कि औरतें, अभिजात वर्ग की औरतें जला दी जाती थी। एक एक घर में दर्जन बीवियां रखता था आदमी, सबसे छोटी बीवी सबसे कम उम्र की, और ये मान के चलता था कि कम उम्र से जवानी मेरी मेंटेन रहेगी। तो उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, अभिजात वर्ग में भी। आम गरीब आदमियों की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये पूरा डाटा विलियम कैरी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजा। तो कहने का मतलब यह है कि जो महिलाओं की शिक्षा, जो विदेशी लोग भी आए तो उन्होंने भी उस पर बहुत बहुत जोर दिया। हमारा आंदोलन ही महिलाओं की शिक्षा से शुरू हुआ है। अब दूसरी चीज बाबा साहब ने कहा कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है, इतिहास उसको कूड़ेदान में फेंक देता है। जब आपको याद होगा 1935 में उन्होंने कहा था कि जिस धर्म में हमारी कुत्ते बिल्लियों की भी इज्जत नहीं है, हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे बंद हैं, संपत्ति के दरवाजे बंद हैं, मानव अधिकार जो बुनियादी जरूरत होती है व्यक्तित्व के विकास के लिए, वो सब दरवाजे बंद हैं। हम इसे सुधारने का काम हमारा नहीं है, हम झगड़ा नहीं करना चाहते। उन्होंने 1956 में अपनी डेथ से 3 हफ्ते पहले धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, और वो नागपुर में किया था। और जो दिन था वो जिसे विजयदशमी कहते हैं, वो दिन था। और विजयदशमी चांस की बात है कि वो आरएसएस वालों का भी फाउंडेशन डे होता है, और वो जगह भी जहां किया था नागपुर उनका हेडक्वार्टर था। तो लोगों ने कुछ ने कहा कि ये सब इनको चिढ़ाने के लिए ये सभा बुलाई है अम्बेडकर ने। तो बाबा साहब ने जब भाषण देना शुरू किया तो सबसे पहले इस बात को कहा कि मैंने ये सभा किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बुलाई है, अपनी नाक खुजला करके दूसरे को अपशकुन बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हमारी लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारी लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है, और अगर ये नागपुर को चुना है हमें, उसके और कारण हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया था यहाँ पास में नाग भागा नदी बहती है। ये प्राचीन नागों की जो समतावादी संस्कृति थी, जिसे श्रमण संस्कृति कहते हैं, उसका एक केंद्र था ये। तो खास बात यह है कि अपने आत्म गौरव के लिए आदमी अपने इतिहास को समझे, अगर अपने सच्चाई को समझे। अब कोई आदमी अगर आपसे ये कहे कि ये बात आज से 5 लाख साल पहले सिल्क की साड़ी पहन करके महिलाएं रहती थी, तो भैया जब आदमी नंगा रहता था तो ये सवाल इतिहास वाला विद्यार्थी तो जरूर करेगा। लेकिन जिसको इतिहास का पता नहीं है, वो तो मान लेगा कि भाई सिल्क की साड़ी में बिल्कुल रामचंद्र जी भी आए होंगे, उनकी पत्नी भी आई होंगी, बाकी सभी ये होगा। मगर इतिहास का जानकार आदमी होगा, वो इन प्रश्नों को अपना प्रश्न उठाएगा। तो अगर विवेक जागृत करना है, बुद्धि जागृत करनी है, तो शिक्षित बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आत्मसम्मान, स्वाभिमान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब तक बुनियादी जरूरतें आदमी की पूरी नहीं होती, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जिसमें शिक्षा सर्वोपरि है, तब तक आदमी के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। वो अपना भला बुरा नहीं समझ सकता, वो मित्र और शत्रु में फर्क भी नहीं समझ सकता, वो अपना दुश्मन अपने आप हो जाएगा। इसलिए इन सब चीजों को देख करके ये आंदोलन का मुख्य प्रश्न बनाया गया था
कि लोगों को शिक्षित किया जाए। लोगों ने इसको, ये बात दूसरी है, आगे चल करके अशिक्षा इतनी थी, सदियों की गुलामी का असर था कि वो धर्म परिवर्तन भी करने के बाद भी उन्होंने शिक्षा पर जोर नहीं दिया, सिर्फ मूर्तियां बनाना शुरू किया, नारे लगाना शुरू किया। लेकिन जो विवेक जागृत करने के लिए जो लीडर चाहते थे जागृति, वो नहीं हो पाई। अब वो उसके लिए जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसकी विशेष जिम्मेदारी है कि लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दे, संगठन पर ध्यान दे, इतिहास की जानकारी पर ध्यान दे, आंदोलन के बारे में उनको जानकारी हो, और कम से कम मिनिमम जिसे जीवनी कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं, फूले की, पेरियार की, अंबेडकर की, इन जीवनियों को पढ़े, महात्मा सदगुरु कबीर की जीवनी को पढ़े, गुरु नानक साहब की जीवनी को पढ़े, जो हमारे भगवान बुद्ध की जीवनी को पढ़े, जिन लोगों ने हमारी गुलामी की जंजीरें काटी हैं और जिन्होंने हमारी मूक जनता को बाणी दी है। जैसे कबीर कहते हैं, जो खर चंदन लादे भारा, गधा जैसे चंदन लेकर के घूम रहा हो, गधे पे चंदन जितना चाहो लाद दो, परिमल बास ना जान गंवारा। लेकिन उसकी खुशबू नहीं ले सकता गधा। ज्ञान की महिमा समता में है, प्रेम में है, नफरत फैलाने में नहीं है, धर्म के नाम पर लोगों को अशिक्षित करने में नहीं है। तो ये एक ऐसी चीजों के खिलाफ आदमी बगावत जब ही करेगा, स्वाभिमान जब उसका जगेगा, जबकि सही शिक्षा मिलेगी। तो सबसे बड़ी चीज शिक्षा की जरूरत है, मगर बड़ी समस्याओं का समाधान बिना संगठन के नहीं हो सकता, बिना संघर्ष के नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा मंत्र दिया है, छोटा मोटा मंत्र नहीं है। इसके लिए आंदोलन को समझने की, आंदोलन को जानने की जरूरत है। और महापुरुषों में, जैसा कि उन्होंने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कि उन्होंने बुद्ध के लिए कहा कि बुद्ध के बारे में पढ़ें तो मेरी रेवोल्यूशन, काउंटर रेवोल्यूशन को दृष्टि कर रखते हुए पढ़ना चाहिए कि प्रगतिशील परंपराएं क्या रही हैं, प्रगति विरोधी परंपराएं क्या रही हैं। बहुत बड़ा आंदोलन है ये, मानवता को मुक्त करने का आंदोलन है। हर समझदार आदमी को इसको समझना चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ना है, समाज को आगे जाना है, तो इस संदेश को समझना पड़ेगा। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र सिंह साहब। कृपाल सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, आई लाइक टू ऐड टू व्हाट ब्रिजेंद्र सिंह जी जस्ट सेड। यू नो, रविंद्रनाथ टैगोर बहुत मशहूर हुए हैं। वो नोबेल प्राइज लिटरेचर उसको उनको मिला। वो बंगाली बोली में लिखते थे। उन्होंने वो शांति निकेतन वगैरह शुरू किया यूनिवर्सिटी। वही एक पंजाब के बहुत मशहूर एक्टर हुए हैं बलराज साहनी। बलराज साहनी वहाँ उस्ताद थे और उनका मिलाप हुआ रविंद्रनाथ टैगोर से। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहने लगे कि मैं भी आपको देखकर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा आप किस भाषा में लिखते हैं? वो कहते हैं कि मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। वो कहते वाह, why in English? He said you should be writing in Punjabi. He said पंजाबी तो गवार भाषा है, उन तो को पढ़ते ही नहीं। No one reads Punjabi. He said you're foolish. Look at Guru Nanak. He wrote that बड़े beautiful poem, तनासरी राग गगन में था रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। इससे बड़ी और क्या बुद्धि प्रवेश कर बुद्धि बढ़ाने की जरूरत है? इससे ज्यादा क्या हो सकती है? सुनो मेरी बात। ही सेड, जे आप अच्छा राइटर बनना चाहते हो तो अपनी भाषा में लिखो। आपके जो ख्यालात अपनी भाषा में प्रकट हो सकते हैं, वो किसी और की बोली में नहीं हो सकेंगे। जे किसी को लोड पवेगी आपके ख्यालात समझने की, वो आपे ट्रांसलेशन कर लेंगे उसका, पर आप अपनी भाषा में लिखो। राजस्थानी कहना मैं साल पर सोचता रहा उस चीज नू, what should I do or should I not? Finally he said I gave in and I started reading Guru Nanak and Guru Nanak as a literature Gurbani, and then I started writing in Punjabi, and he said this is how I excelled in my life, by writing in Punjabi, and the lesson had to come from Rabindranath Tagore ji. Thank you. I just wanted to add that here. जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी को आपने ऐड किया है। मैं इस कार्यक्रम को शॉर्ट में ले जाना चाहूंगा क्योंकि समय हमारे पास अभी 28 मिनट हो चुका है, 2-3 मिनट बचे हुए हैं। तो 1-1 मिनट में मैं लास्ट कमेंट को लेकर जाना चाहूंगा।
ये बहुत सारी बातें भी हो चुकी है विस्तार से। भाटिया साहब, जैसा कि आप बार बार आपकी जो प्रेरणा स्रोत जो हमें बातें लगती है, जो मुझे इंडिकेट करती है, मैं इस बात को बार बार जब से आपसे मिला हूँ, आपसे मेरी इंट्रोड्यूस हुई है, तब से मेरे दिमाग में ये घूमता है कि जो एजुकेशन को लेकर जो फोकस करते हैं, और आपके दिमाग में ये आता है कि हम न्यू जनरेशन को, न्यू बच्चों को कैसे इस दिशा में शिक्षित कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ये जो आइडिया आया हुआ है कि जिस ढंग से हम सोशल मीडिया के माध्यम से आज आप किस कोने में बैठे हुए हैं, तो 7 समुंदर पार बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हमारे पास ये मोबाइल है तो हम बैठे बैठे 5 मिनट 10 मिनट बच्चों को एक मीडिया के माध्यम से, इसके माध्यम से हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी बाबा साहब की मिशन को भी जोड़ने वाली बात होगी, हमारे गुरु नानक साहब की जो मिशन को जोड़ने वाली भी बात होगी। और आप सब उन्हीं के बंदे हैं, पुत्र हैं, और उनका ये फर्ज भी है कि दुनिया के अंदर में आप लोग रोशनी फैलाएं। और सिखों को ये माना भी जाता है कि मानवता और परोपकार आपके अंदर में कूट कूट के भरा हुआ है और दुनिया में मिसाल कायम है। तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो अभी तक जो ये बातें कही है, इसको हम अमली जमा पहनाने में आपके माध्यम से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो मैं लास्ट कमेंट आपसे और जानना चाहता हूँ कि हमारे साथ यूथ जनरेशन जो अभी चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हैं, उनको हम इस दिशा में और क्या कुछ कर सकते हैं। भाटिया साहब। जी धन्यवाद। पहले तो मैं जो सिंह साहब ने कहा, डॉक्टर कृपाल सिंह ने कहा, दोनों ने कहा कि बेटियों की शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर माँ पढ़ी है तो बच्चे भी पढ़ लिख के जाएंगे, क्योंकि माँ जो है सबसे पहला टीचर जो है फैमिली में माँ होती है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ कि अब हम अपनी फैमिली में तो पढ़े ही हैं, अपनी मेरी बेटियां पढ़ी हुई हैं, बड़ी लड़की इंजीनियरिंग किया है, मास्टर्स डिग्री किया है, छोटी बेटी ने शी इज डेंटिस्ट है वो। तो मेरी अपनी बहन जो थी वो मास्टर्स डिग्री थी सितार वादन में, पंजाब से पढ़ी थी, शी वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट। तो हालांकि मेरे माता जी कुछ ज्यादा पढ़े नहीं थे, फिर भी वो हमारी एजुकेशन के ऊपर पूरा जोर दे देते। जैसे डॉक्टर सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान बनने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया था, तो हम तो बिल्कुल जीरो पे आ गए थे। तो उसी हालात से ही फिर भी हमने जितनी शिक्षा हो सकी पढ़ी। मैंने भी मास्टर्स की इंजीनियरिंग में। तो शिक्षा हमारे घर में हमेशा रही है और उसमें कोई दो शब्द नहीं है, हम सब सहमत है इस बात पर। चाहे बाबा साहब की बात हो, गुरु नानक की बात हो, किसी की बात हो, तो उसमें किसी की कोई ना की बात नहीं, सब पॉजिटिव ही है हम सब लोग। और संगठित होना, संघर्ष करना, ये तीनों बातें जो हैं साथ साथ जुड़ी हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने भी पहले कहा कि हम एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं। नाम जपो, अपना नाम जपाओ, ये भी गुरबाणी में आता है। ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है, सभी चीजों के लिए है। खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी हेल्प करो, तो उसमें शिक्षा भी आ जाती है। तो उसके लिए संगठन भी चाहिए। संगठन के बगैर तो आप नहीं करेंगे ना। आप अगर कहेंगे मेरा किसी कोई बात नहीं, मैं पढ़ लिया ठीक है, मैं फाइन हूँ, मुझे क्या जरूरत है, तो अगर वो सबको मिलके और दूसरों की हेल्प करेगा तो संगठन भी अपने आप होगा। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, एक आसान बात तो नहीं है ना। तो संघर्ष तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो जीवन में संघर्ष के बिना तो बात नहीं बनती। जब डॉक्टर साहब ने कहा कि नाम जपो, किर्त करो, किर्त करने का यही मतलब है। किर्त करने का मतलब रहता है अपनी जो आपका काम जो भी है, व्यवसाय जो भी है, उसको संघर्ष से करो, पूरी मेहनत से करो। किसी गलत तरीके से कमाई ना कमाओ, ईमानदारी की कमाई कमाओ, उसमें संघर्ष करना पड़ता है। तो ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसमें दूसरी बात नहीं है। वैसे मैं आज चाहता था कि जिस विषय आपने चुना है उसे हमारे नौजवान बच्चे भी आते कोई ना कोई, तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन जो जिसके लिए आपने बात की है वो हम उसके लिए इस प्लेटफॉर्म में तो नहीं बात कर सकते खास, उसके लिए ज्यादा समय चाहिए। तो जैसे भी आप प्रोग्राम बनाएंगे हम आपका साथ देंगे।
और जैसे पहले आपने कहा था कि हमारी बेटी अगर आपकी लड़कियों के साथ मिलके कोई प्लेटफॉर्म पे बात करे तो उसके लिए वो तैयार है। तो वो यही कह रही थी कि मैं संडे नाइट को बैठ जाऊँ, 12.5 घंटे का समय का डिफरेंस है कैलिफोर्निया से और इंडिया से। तो वो संडे नाइट को बैठ सकती हैं और आपके लिए फिर मंडे मॉर्निंग हो जाएगा। तो कोई समय निर्धारित करें और कुछ शुरू करें, जैसे जैसे बात बढ़ेगी वैसे वैसे आगे भी चलेगा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपने हमेशा प्रेरित करने वाली बातें कही है और हमारे इसकी बच्चों को भी इस आने वाले समय में इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं लास्ट कमेंट की ओर जाना चाहूंगा। डॉक्टर कृपाल सिंह जी, आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर बहुत सारी बातें भी हो गई है। लास्ट कमेंट आज के इस सेशन का, कृपाल सिंह जी। मेरी तो यही प्रार्थना है कि हम सब जो बातचीत की है इसको अमली रूप दें। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे अपने बच्चे हैं घर में, जो बेटे दोते दोतियां पोते पोतरियां, उनसे शुरू करें, उनको शिक्षा दें, अपने बड़े बडेरों की वाकफियत पैदा करें उनमें, और उनसे कहा जो आले दुआले के बच्चे हैं उनको सिखाएं। और अपने घर में जो हम बर्थडे वगैरह बनाते हैं या और चीजें करते हैं, कभी ये ना भूलें कि भाई इसके साथ साथ अपने बड़ों का सत्कार भी दें। उसकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुंच सके हैं। सो धीरे धीरे कतरे कतरे से समुद्र बन जाएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह जी। ब्रिजेन सिंह साहब जी, लास्ट कमेंट। उसके बाद बहुत बड़ी दिलचस्प बात बताई। देखिए, जो बलराज साहनी का रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुजी का बात की इन्होंने, कृपाल सिंह साहब ने, तो आप हम लोगों को ये चीज जानकारी होनी चाहिए कि उस बंगाली भाषा की ग्रामर किसी इंग्लैंड के एक मोची जिसका जो पादरी था उसने आकर के लिखी है। मराठी की भाषा, मराठी की ग्रामर, तमिलनाडु की तमिल की ग्रामर अब क्यों नहीं लिखी गई? जनता की भाषा को जाहिलों की भाषा मानते थे हमारे अभिजात वर्गीय लोग। इसलिए अगर कोई जन भाषा में बात करता था तो उसको जाहिल मानते थे। लेकिन एक जो गुरुओं ने जिस परंपरा को आगे बढ़ाया उसके बारे में थोड़ा और मैं कृपाल सिंह साहब को पीछे ले जाना चाहूंगा। सम्राट अशोक की जितनी लाटें हैं वो जन भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत वगैरह में नहीं है। और भगवान बुद्ध, वर्धमान महावीर, ये लोग मीरी से पीरी में आए थे, पीरी से मीरी में नहीं गए थे। और इन लोगों की बहुत उच्च कोटि की शिक्षा हुई थी, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई की, शास्त्र विद्या में माहिर थे। लेकिन बुद्ध ने अपने जो जनता को समझाने के लिए जन भाषा का उपयोग किया, जिसको कि पाली कहते हैं। भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा का उपयोग किया। और एक चीज और भी आपको शायद जानकारी होगी कि अकेले त्रिपिटक में 37 लाख श्लोक हैं। 37 लाख। एक महाभारत में 96,000 श्लोक हैं कुल, यानी करीब 40 महाभारत बनेंगे त्रिपिटक में, और सबका सब जन भाषा में लिखा हुआ है, वो पाली भाषा में। ये बात दूसरी है कि भारत देश में नष्ट कर दिया गया षड्यंत्र करके, और लेकिन वही साहित्य मंगोलिया से लेकर के वो लंका और वर्मा तक मिलता है और ट्रांसलेट होकर के फिर से वापस भारतवर्ष में आ गया। अगर आप जैनियों के साहित्य को देखें, खासतौर से उनके तर्कशास्त्र को, बड़े बड़े तर्कशास्त्री उनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। ये बात दूसरी है कि आज वो व्यापारियों का धर्म बन के रह गया है। वो साहित्य भी बुद्ध साहित्य से जरा भी 19 नहीं है, और वो सब का सब प्राकृत यानी जन भाषा में है। तो उन जन भाषा की परंपराओं को गुरु साहिबान ने, कबीर साहिब ने, गुरु नानक साहब ने उन परंपराओं को, उन महान परंपराओं को, इस देश के जिसको कि दुनिया में भारतवर्ष को आज भी गौरव की दृष्टि से देखा जाता है, इन गुरुओं ने उन परंपराओं को आगे बढ़ाया है। तो इसलिए हमारे ये गुरु हमारे लिए विशेष रूप से श्रद्धा के पात्र नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा के पात्र हैं कि हमारा जन जन शिक्षित हो, सम्मान मिले, मानव अधिकारों की रक्षा हो, और जो नारा बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जिसको कि आज आप बात कर रहे हैं, जो एक आंदोलन का नारा है, वो जन जन तक जाए, महिलाओं की शिक्षा बने, ऐसी
हम लोगों की दबे कुचले लोगों को जो आज भी करीब शिक्षा से ज्यादातर लोग वंचित हैं, या वो शिक्षा दी जाती तो ऐसी दी जाती है जिसे कि आप मिड डे मील वाली शिक्षा, जहाँ के स्कूलों में सब काम होता है पढ़ाई लिखाई के अलावा। तो अगर सच्चे मायने में इस देश को, समाज को तरक्की करनी है तो हमारे गुरु साहिबान का, हमारे बुद्ध का, भगवान महावीर का ये जो परंपराएं जनता की संस्कृति की, वो आगे बढ़नी चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस महत्वपूर्ण डिबेट में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, जिसमें भाटिया साहब का, कृपाल सिंह जी का, ब्रिजेंद्र सिंह जी का, मेघराज जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को चर्चा में शामिल किए। और भाई साहब, मानवता चैनल में हम नेक्स्ट समय में फिर ज्वलंत मुद्दों को लेकर आते रहेंगे और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। और तब तक हमारे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल को देखें, सुने, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। मैं हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय, सतनाम। नमो बुद्धाय, सतनाम।